हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एडू अबॉर्ड में। मेरा नाम हर्ष। आज हम अपने इस एडू अबॉर्ड चैनल पर एक नया सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिविक्स। सिविक्स का हम जो स्टार्ट करेंगे वो क्लास 6 से एनसीईआरटी से करेंगे। जो सिविक्स की बुक क्लास 6 एनसीईआरटी में उसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1। उसी का हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल एडू अबॉर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर जरूर करिएगा कि जो नॉलेज है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड हो सके। उसके अलावा अगर आप हमारे इस पेज को फेसबुक पर देख रहे हैं एडू अबॉर्ड को, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट कर जरूर करिएगा और बताइए आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिविक्स एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। चलिए पहले तो अब हम ये समझते हैं कि डाइवर्सिटी बोलते किसको हैं। डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है विविधता। ठीक है, विविधता यानी विभिन्न, मतलब एक से दूसरा डिफरेंस होना, भिन्न होना, एक से दूसरे से अलग होना, उसको क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं। अब डाइवर्सिटी होता क्या है, डाइवर्सिटी बोलते किसको हैं। देखिए, डाइवर्सिटी मीन थॉट हैविंग ज्योग्राफिकल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, क्लोथिंग, रिलीजियस differences, different festival practice, eating different types of food and doing different types of work but living unitedly in a country सॉरी। देखिए डाइवर्सिटी कुछ नहीं, बड़ा इजी सा है कॉन्सेप्ट है, आप समझिएगा कि ज्योग्राफिकल डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस, लिंग्विस्टिक डिफरेंस, ठीक है, क्लोथिंग का डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंट फेस्टिवल्स हो जाएंगे, डिफरेंट फूड हो जाएंगे, वहाँ के टाइप्स ऑफ फूड हो जाएंगे और डिफरेंट काम करने का तरीका हो जाएगा। यानी कि वहाँ पे ज्योग्राफिकल डिफरेंस आपको दिखेगा, भूगोलिक डिफरेंस दिखेगा, कल्चरल आपको डिफरेंस दिखेगा, वहाँ पे कपड़ों का डिफरेंस दिखेगा, वहाँ के फेस्टिवल्स जो हैं वो अलग अलग होंगे, एक जगह से दूसरी जगह के लोग दूसरे टाइप के, अलग अलग टाइप के फूड्स यानी भोजन जो है वो खाते होंगे और अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। पर उसके बावजूद भी वो एक ही कंट्री में यूनाइट हैं, जुड़े हुए हैं, एक ही कंट्री में यूनाइट हैं, उसको ही हम डाइवर्सिटी बोलेंगे। ठीक है, अब डाइवर्सिटी डेवलप कैसे होती है देखिएगा, व्हेन पीपल सेटल डाउन इन अ न्यू प्लेस दे चेंज देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द न्यू प्लेस और इन्फ्लुएंस द कल्चर ऑफ दैट प्लेस। अब कोई भी व्यक्ति जैसे एक जगह सेटल्ड हो गया तो वो उसके हिसाब से क्या है कि अपने अकॉर्डिंग अपने आप को उसी नए प्लेस के हिसाब से ढाल लेगा या फिर उनसे उसके कल्चर से इन्फ्लुएंस हो जाएगा। अब प्लेस इज इन्फ्लुएंस बाय मैनी डिफरेंट कल्चर, और एक जो प्लेस है वो इन्फ्लुएंस है डिफरेंट कल्चर्स का। व्हेन पीपल अडेप्ट देयर लाइव्स टू द ज्योग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव, फॉर एग्जाम्पल द lives of the people living in the coastal area are different from that living in the plain areas। अब देखिएगा कि जो भी व्यक्ति कोस्टल एरिया में यानी समुद्री तट के किनारे रहते हैं उनका, और जो प्लेन्स में जो हमारे एग्जांपल ले लीजिएगा गैंगेटिक्स प्लेन्स में जो रहते हैं उनका आपका डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, विभिन्नता आपको देखने को मिलेगी। एग्जांपल लीजिएगा जैसे कोस्टल एरियाज हैं, जो समुद्री तट के एरियाज हैं, वहां पे आपको सी फूड बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा, पर हमारे प्लेन एरियाज में सी फूड नहीं होगा। अगर हमारे प्लेन एरियाज में सी फूड मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं कोस्टल एरियाज से ही आ रहा है। कोस्टल एरियाज के टेम्परेचर और प्लेन्स के एरिया के टेम्परेचर में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा आपको। कोस्टल एरिया का जो कल्चर है और जो हमारे यहाँ प्लेन्स एरिया का जो कल्चर है वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। आपको भाषा में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखेगा, जो शायद कोस्टल एरिया में जो भाषा बोली जाती है वो शायद हमारे यहाँ पे प्लेन्स एरियाज में नहीं बोली जाती होंगी। तो ये सब आपको क्या है कि डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। और इसी प्रकार से डाइवर्सिटी कैसे डेवलप होती है कि आप एक जगह पे रहने गए, वहां पे सेटल डाउन हो गए, आप या तो वहां के कल्चर से इन्फ्लुएंस हो गए, आपने उसको अपनाना। अब एग्जांपल लीजिएगा कि एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ से यूपी की तरफ घूमने आता है या फिर यूपी का एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ की तरफ से घूमने जाता है, तो वो वहां पे जाके देखता है कि वहां के जो यूपी का व्यक्ति है वो झारखंड में जाके देखता है कि झारखंड का जो कल्चर है वो बड़ा डिफरेंस है यूपी के कल्चर से, यूपी का जो लैंग्वेज है वो झारखंड की लैंग्वेज से बड़ा डिफरेंस है। अब वो वहां पे जब से सेटल डाउन हो गया तो वो कहीं ना कहीं उसके कल्चर से इन्फ्लुएंस हो जाएगा और शायद वो भी कुछ ना कुछ उनकी जो छोटी मोटी प्रैक्टिसेस है वो भी स्टार्ट कर देगा। सेम एज इट इज ही हो जाएगा जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। कौन कौन से फैक्टर हैं जो डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं वो आप देखिएगा कि कौन कौन से हैं। एक तो हिस्टोरिकल है और एक है ज्योग्राफिकल। कौन कौन सा, हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल, ये देखिएगा रेड मार्क करा है। हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल कल्चर फैक्टर्स हैं जो डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब नया टॉपिक स्टार्ट होता है, इंडिया लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया को लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्यों बोलते हैं, मतलब एक लैंड है यूनिटी का, विभिन्नता
के बावजूद भी यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं वो रहते हैं, विभिन्न प्रकार की चीज़ें प्रैक्टिसेस होती हैं, पर उसके बावजूद भी इंडिया जो है वो एक यूनाइट लैंड है। वो किस कारण से है? इंडिया इज अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इन इंडिया डाइवर्सिटी इज सीन इन टोपोग्राफी। आपको डाइवर्सिटी कहाँ कहाँ पे मिल जाएगी? टोपोग्राफी में मिल जाएगी, कल्चर में मिल जाएगी, लैंग्वेज में मिल जाएगी, रिलीजन में मिल जाएगी, फूड और क्लॉथिंग में भी आपको मिल जाएगी। द जोग्राफिकल डाइवर्सिटी इंक्लूड्स हाई माउंटेन एज वेल एज प्लेन आर फाउंड इन इंडिया। अगर हमारे भारत में कहीं पे हाई माउंटेन्स मिलते हैं तो प्लेन्स भी मिलते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप हिमाचल की तरफ जाएंगे तो आपको वहाँ पे हिमालयास नज़र आएंगे। अगर आप हमारे यूपी की तरफ अगर आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे प्लेन्स नज़र आएंगे। तो अगर एक तरफ आपको हाई माउंटेन्स मिलते हैं तो एक तरफ आपको प्लेन्स भी मिलते हैं। और एज इट इज़ ही आप समझिएगा कि प्लेन्स पे जो लोग रहते हैं, जो माउंटेन्स पे रहते हैं, उनका खाना भी अलग होगा, लैंग्वेज भी अलग होगी, उनका कल्चर भी अलग होगा, उनका रहना भी अलग होगा। इफ देयर आर डेंस फॉरेस्ट इन इंडिया देन डेजर्ट इज ऑल्सो फाउंड। अगर हमारे यहाँ पर इंडिया में कहीं पे घने जंगल मिलते हैं तो उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे डेजर्ट भी मिलते हैं, यानी रेगिस्तान भी मिलते हैं हमारे भारत में। इफ देयर इज अ प्लेट्यू रीजन ऑन वन साइड देन कोस्टल एरिया आर लोकेटेड ऑन द अदर साइड। अगर हमारे इसमें एरिया में, इंडिया में कहीं पे प्लेट्यू रीजन यानी पठार के रीजन मिलते हैं एक साइड पे, तो अगली साइड पे कोस्टल एरियाज भी मिलेंगे, यानी समुद्री तट भी मिलेंगे, समुद्री इलाके भी वहां पे मिलेंगे आपको। पीपल ऑफ ऑल रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज एंड ज्यूज रिसाइड हेयर। और हमारे यहाँ पे कौन कौन से लोग रहते हैं? हमारे यहाँ पे हिंदू रहते हैं, आपके सिख्स रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, क्रिश्चियंस रहते हैं, बुद्धिस्ट रहते हैं, जैन्स रहते हैं, पारसीज रहते हैं, ज्यूज रहते हैं। यहाँ पे हमारे इंडिया में इतने रिलीजन के लोग रहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक कंडीशन, लिंग्विस्टिक कंडीशन के हिसाब से हमारे भारत में 1600 से ज़्यादा भाषाएं और उसके अलावा उपभाषाएं बोली जाती हैं। या कितनी? 1600 से ज़्यादा भाषाएं और उपभाषाएं हमारे इंडिया में, भारत में बोली जाती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर कंडीशन वी सी वेरियस टाइप ऑफ डांसेस, क्लोथ्स एंड फूड्स। अगर हम कल्चर कंडीशन की बात करें तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के वेरियस टाइप के आपको डांस मिल जाएंगे। अगर आपको हमारे यहाँ पे कथक मिल रहा है तो आपको भरतनाट्यम भी देखने को मिलेगा। अगर हमारे यहाँ पे क्लोथ्स है वो भी डिफरेंट मिलेंगे और फूड्स जो है वो भी डिफरेंट मिलेंगे। आप ये कल्चर में देख सकते हैं। डिस्पाइट सच डाइवर्सिटी इंडिया इज नोन एज कंट्री। इसके बावजूद, इतनी विविधता होने के बाद, इतनी डाइवर्सिटीज होने के बाद हमारे इंडिया में इंडिया को एक कंट्री बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सब लोग यूनाइट होके रहते हैं, एक ही साथ मतलब यूनाइट होके रहते हैं लोग बाग। ऑल सिटीजन हेयर रिसाइड विथ ब्रदरहुड, लव एंड रिस्पेक्टिंग ईच अदर, देयरफॉर इंडिया इज कॉल्ड अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि इंडिया को कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ ऑल सिटीजन, जितने भी व्यक्ति वगैरह जो लोग रहते हैं हमारे इंडिया में, वो सब भाईचारे के साथ, प्यार के साथ और एक दूसरे की रिस्पेक्ट के साथ रहते हैं। इसी कारणवश इंडिया को क्या बोला जाता है? कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोला जाता है। अब एग्जाम्पल लीजिएगा, हमारे यहाँ पे अभी आपने ऊपर पढ़ा के बहुत सारे रिलीजन के जो लोग हैं वो रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी वगैरह, ये सब हमारे इंडिया में रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं। इन व्यक्ति जो हैं, इन रिलीजियस के व्यक्ति हमारे इंडिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सारे व्यक्ति ही अपने आप में भाईचारे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के प्यार के साथ रहते हैं और एक दूसरे के कल्चर, फूड वगैरह को रिस्पेक्ट करते हैं। यही बहुत बड़ा फैक्टर जो इंडिया को यूनिटी बनाने का जो है वो यही बहुत बड़ा फैक्टर्स है कि हमारे यहाँ पे डिफरेंसेस जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। सब हम लोग भाईचारे के साथ रहते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म से व्यक्ति से हो, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, कल्चर की, फेस्टिवल्स की, इन सब की, और रिस्पेक्ट करनी भी चाहिए एक दूसरे के कल्चर्स की वगैरह की। हाउ डिड इंडियन डाइवर्सिटी प्रूव इट्स यूनिटी? अब आप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि हमारे जो इंडिया की डाइवर्सिटी है, इंडियंस की जो डाइवर्सिटी है वो कैसे प्रूव होती है कि यूनिटी है, हमारे इंडियन की डाइवर्सिटी में यूनिटी है, वो किस तरीके से प्रूव होती है? देखिएगा, इंडियन डाइवर्सिटी हैज प्रूव्ड एट इट एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, द पीपल प्रूव दैट दे कुड बी डिफरेंट येट यूनाइटेड इन द बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश।
अब आपने ये देखा फ्रीडम मूवमेंट के दौरान, यानी भारत की आज़ादी के दौरान, जब पीपल ने प्रूव करा ये कि वो एक साथ आए, एक साथ रहे, वो भले ही डिफरेंट कल्चर से या डिफरेंट बैकग्राउंड से थे, पर वो मिल के ब्रिटिश के खिलाफ लड़े हैं और इसी वजह से आज़ादी मिली है। किसी एक रिलीजन के उससे हमारे भारत को आज़ादी नहीं मिली है, उसमें सभी रिलीजन का उतना ही योगदान था जितना एक अलग अकेले रिलीजन का था, उतना ही सारे रिलीजन्स का भी था। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन, और उसके अलावा ये जितने भी धर्मों के लोग थे वो सारे एक साथ मिलते थे, वहां पे जॉइंट एक्शन की प्लानिंग करते थे कि अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर वो जेल भी गए तो सारे ही एक साथ गए, ऐसा नहीं था कि हिंदू ही हिंदू जेल गए, उसके अलावा मुस्लिम भी जेल गए हैं। तो ये आपको डाइवर्सिटी यहां पे देखने को मिलेगी। दे अपोज द ब्रिटिश एट्रोसिटी टुगेदर। एट्रोसिटीज का मतलब होता है अत्याचार, जो उन ब्रिटिश अत्याचार जो लोगों पे, इंडियंस पे करते थे, इन सब ने उनका अपोज किया है मिलके। सारे रिलीजन ने हमारे जो है उन्होंने अपोज किया है, किसी एक रिलीजन ने ऐसा नहीं था कि अपोज किया है। द इंडियन फ्लैग यूज बाय द डिफरेंट पीपल ऑफ इंडिया टू अपोज द ब्रिटिश इन डिफरेंट रीजन। और हमारा भारत का प्यारा फ्लैग तिरंगा जिसको कहते हैं, उन लोगों ने उसको, इंडियन फ्लैग को, ब्रिटिश को अपोज करने के लिए बहुत यूज किया सारे ही लोगों ने। हम ये दिखा के कि ये तिरंगा जो है, ये जो तिरंगा जो भारत का जो लैंड है वो तिरंगा झंडे का है और ये झंडा ही हमारा है, तो यानी ये हमारी जो लैंड है ये हमारी ही लैंड है, आप लोगों की लैंड नहीं है यहाँ पे। Song and symbols used by the freedom fighter remind us to our country rich tradition of respect of diversity। हमारे यहाँ पे जो सॉन्ग्स और सिंबल्स बने हैं जो फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा बनाए गए हैं, वो हमें एक ये याद दिलाता है कि हमारा जो कंट्री है वो एक रिच ट्रेडिशन को फॉलो करता है और हमारा जो कंट्री है सारी ही डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट भी देता है। अब आ जाते हैं हु कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सबसे पहला फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी किसने बोला? याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले ये फ्रेज कॉइन करा था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्या? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उन्होंने अपनी बुक जो उनकी लिखी गई है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बोला है, ही सेड दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged। अब हम इसको समझते हैं कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या बोला है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि जो हमारी भारत की विविधता है, यूनिटी है, सॉरी, इंडियन यूनिटी जो है, भारत की एकता जो है, वो कोई बाहर से थोपी गई चीज नहीं है। ठीक है, कि ये ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से थोपी गई चीज है, यह कुछ गहरी थी, मतलब इट समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड। इसके दायरे में विश्वास और रीति रिवाज भी आता था, सहिष्णुता का अभ्यास भी किया गया और हर विविधता को स्वीकार किया गया और प्रोत्साहित भी किया गया है। आर नेशनल एंथम जन गण मन, याद रखिएगा हमारा नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन, कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। किसने कंपोज किया है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारा कौन सा जन गण मन यानी नेशनल एंथम जो है वो कंपोज किया है। और जो हमारा जन गण मन है वो भी क्या एक्सप्रेस करता है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। क्या करता है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अब आ जाते हैं हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ अ रीजन आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ दैट रीजन। देखिए फॉर दो एग्जाम्पल हमारे सामने आएंगे, एक केरला का और एक लद्दाख का। अब हम इस एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल केरला एंड लद्दाख हैव डिफरेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स फ्रॉम ईच अदर बट दे हैव एक्सपीरियंस सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। आप देखिएगा केरला और लद्दाख जो है दोनों ही डिफरेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं। लद्दाख में एक बर्फ का जो हिस्सा है वहां पे बर्फ ही रहती है, ठीक है। केरला में जो है वहां पे बर्फ नहीं पड़ती है, वहां का जो टेम्परेचर कल्चर है वो बड़ा डिफरेंट है, वहां पे ज्योग्राफिकल फीचर भी बड़े डिफरेंट है। केरला में स्पाइसेस होते हैं, लद्दाख में स्पाइसेस नहीं होते। लद्दाख में वेजिटेशन ना के बराबर ही होती है, वहां पे कुछ उग नहीं सकता क्योंकि वहां पे जो है टेम्परेचर ही इतना हाई रहता है। पर केरला में ऐसा नहीं है, केरला में टेम्परेचर क्या है, मॉडरेट रहता है, तो वहां पे लगभग वेजिटेशन, बहुत सारी वेजिटेशन हमको मिल जाती हैं। बोथ द रीजन वर इन्फ्लुएंस बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। लद्दाख और केरला दोनों ही चाइनीज और अरब ट्रेडर के रीजन जो हैं वो इन्फ्लुएंस है, किससे? चाइनीज और अरब ट्रेडर से इन्फ्लुएंस्ड हैं, मतलब प्रभावित हैं।
केरला's geography allowed the cultivation of spices that attract the traders। देखिए अब आप समझिए केरला की ज्योग्राफी है, जो वहां का जो ज्योग्राफी कंडीशंस है वो इस प्रकार से हैं कि वहां पे स्पाइसेस जो है उसका कल्टीवेशन होता है, और यही जो स्पाइसेस का कल्टीवेशन जो वहां पे होता है यही अट्रैक्ट किसको करता है, ट्रेडर्स को, यानी व्यापारी लोगों को यही ट्रेडर अट्रैक्ट करता है वहां का स्पाइसेस। लद्दाख भी एक स्पेशल ज्योग्राफिकल लोकेशन है एंड इट्स वुल ऑल्सो अट्रैक्ट द ट्रेडर्स। तो लद्दाख में भी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वहां पे वूल होता है, जो वूल होता है वहां पे वो ट्रेडर्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। नॉट ओनली आवर पास्ट गॉट इन्फ्लुएंस बाय द डाइवर्स कल्चर बट ऑल्सो आर प्रेजेंट lives are influence when we move from place to place for work and this movement influence each other lives customs, ठीक है, and tradition। अब एग्जांपल आता है आपके पास, लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, कौन सा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख कोल्ड डेजर्ट। अब लद्दाख के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए अगर लद्दाख की ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, इट इज द कोल्ड डेजर्ट लोकेटेड, ये कौन सा कोल्ड डेजर्ट है, लोकेटेड कहां पे है, माउंटेन्स में, ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। यहां पे जो लाइट है इट डज नॉट रिसीव एनी रेन, यहां पे जो रेन है वो रिसीव नहीं होती है। इस कवर्ड विथ स्नो ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, ये हमेशा ही साल भर स्नो से यानी बर्फ से घिरा रहता है। दस इट हैज वेरी लिटिल वेजिटेशन, यहाँ पे बहुत ही कम प्रकार की वेजिटेशन होती है और बहुत ही वेरी लिटिल एग्रीकल्चर पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर जो है वो इस तरीके से नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा वेजिटेशन हो सकती है, क्योंकि बहुत पूरा आधा लगभग साल भर का एरिया जो है वो स्नो में कवर्ड रहता है इस कारणवश। Even for drinking water and people of Ladakh has to depend on the melting of snow during the summer। वहां पे लोग पानी पीने के लिए, अपने पानी पीने के लिए भी समर पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि समर में जो क्या है, समर में जो हमारा स्नो है वो मेल्ट होता है, इसी कारणवश वो समर के सीजन में पानी पीने का अपना बंदोबस्त कर लेते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन कैसे, देखिए वहां पे पीपल क्या है, डोमेस्टिकेट करते हैं गोट और शिप को, किसको, गोट और शिप को वहां पे लोग पालते हैं। दे ऑब्टेन पश्मीना वूल फ्रॉम देयर गोट, जो वो गोट पालते हैं उसी में से एक पश्मीना वूल वहां से निकलता है, उसी बकरियों में से उसे ही पश्मीना वूल निकालते हैं। और इस वूल की कीमत है वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है पश्मीना वूल की। पश्मीना वूल जैसे ये लद्दाख के लोगों ने वूल निकाला और ये वूल निकाल के कश्मीर के ट्रेडर्स को बेच देते हैं, फिर ये कश्मीर के जो ट्रेडर्स वगैरह हैं वो आगे इसकी पश्मीना शॉल बनाते हैं और फिर वो आगे बेचते हैं। तो बहुत जल्दी से रिवाइज करते हैं कि लद्दाख और को कोल्ड डेजर्ट क्यों कहते हैं। लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो है वहाँ पे ठंड का इलाका है, वो लगभग स्नो से कवर्ड रहता है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, माउंटेन्स पे लोकेटेड है, ईस्ट ऑफ जम्मू और कश्मीर के माउंटेन्स के ईस्ट में लोकेटेड है। यहाँ पे रेन क्या है, वहाँ पे नहीं होती है, इसी कारणवश हमेशा का जो एरिया है वो स्नो से कवर रहता है। यहाँ पे लिटिल वेजिटेशन होती है, वहाँ पे वनस्पतियाँ जो है बहुत ही कम में उगती हैं, एग्रीकल्चर भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर और सॉइल की वो क्वालिटी नहीं है जो वेजिटेशन के लिए चाहिए। पीपल को वहाँ पे पानी पीने के लिए भी समर का इंतजार करना पड़ता है, जब समर में बर्फ पिघलती है तो वो अपने पानी का जो है बंदोबस्त करते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, वहाँ पे लोग जो है गोट और शिप्स को पालते हैं, उस जो शिप गोट पालते हैं उसी में से पश्मीना वूल्स निकालते हैं। पश्मीना जो वूल है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है। अब इसी वूल को, पश्मीना वूल को लद्दाख के लोग कश्मीर के ट्रेडर्स को बेच देते हैं, फिर कश्मीर के ट्रेडर्स इसकी पश्मीना शॉल बनाते हैं, फिर वो आगे मार्केट में बेचते हैं। तो वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन, कहने का मतलब यह है कि पश्मीना वूल जो है, गोट और शिप्स जो है उसी पे वहाँ पे केंद्रित है इकोनॉमिक कंडीशन, आप लद्दाख की ये कह सकते हैं। अब वहाँ पे फूड कैसे हैं, देखिए, द पीपल ईट meat and milk product like cheese, butter, which they get from the goat, cow and डिजोज, याक काउ, डिजोज एक याक काउ होता है, डेट दे ऑन, जिसको वो करते हैं। वहाँ पे फूड कैसे करते हैं, देखिए वहाँ का जो लद्दाख के जो लोग हैं वो मीट खाते हैं और मिल्क से बने प्रोडक्ट्स लेते हैं, जैसे कि बटर, चीज़, ठीक है, ये कहाँ से, गोट से और काउ से के दूध से ये बनाते हैं। रिलीजन कैसा है, लद्दाख को क्या कहते हैं, लिटिल तिब्बत कहते हैं। बुद्धिस्ट जो है यहाँ पे वो तिब्बत के माध्यम से बुद्धिज्म जो है वो यहाँ पे पहुंचा है लद्दाख में। आज से लगभग 400 साल पहले यहाँ पे इस्लाम इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद यहाँ पे जो इट इज़ अ रिच ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग एंड पोएम्स, यहाँ पे बहुत रिच ट्रेडिशन है सॉन्ग और पोएम्स का। एक केसार सागा नेशनल एपिक है, तिब्बत की लोकल वर्जन ऑफ तिब्बत नेशनल एपिक केसार सागा। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। बोथ बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम परफॉर्म एंड सिंग द लोकल वर्जन ऑफ तिब्बत नेशनल एपिक द केसार सागा। केसार सागा क्या है, एक लोकल वर्जन है तिब्बत नेशनल एपिक का, तिब्बतन नेशनल एपिक का लोकल वर्जन है केसार सागा। वहां पे जो लोग हैं केसार सागा में, बुद्धिस्ट और मुस्लिम जो है तो दोनों ही गाते हैं केसार सागा को और परफॉर्म करते हैं।
लद्दाख का इंपॉर्टेंस कैसा है देखिएगा, इट वॉज कंसिडर्ड एज अ गुड ट्रेड रूट ड्यू टू न्यूमरस पासेस। पासेस किसको कहते हैं याद रखिएगा, पासेस यानी दर्रों को पासेस कहते हैं। वो एक गैप होता है, ये तब फॉर्म होता है जब ग्लेशियर या स्ट्रीम जो है, रिवर स्ट्रीम जो है, जब इरोड होती है तब ये फॉर्म होता है। ये एक प्रोवाइड इजिएस्ट रूट प्रोवाइड करता है पीपल्स के लिए जो हाई माउंटेन्स है उसको पार करने में बहुत मदद करता है। देखिए पासिस क्या है, दर्रे को पासिस बोलते हैं। पासिस जो है वो एक आपको हाई माउंटेन्स को पार करवाने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है, वो पास है। वहां से गैप के थ्रू लोग जो है वो यहां से निकल के दूसरे माउंटेन पे बहुत इजीली पहुंच जाते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं, हम पासेस बोलते हैं। थ्रू दिस पासेस कारवांस ट्रेवल टू तिब्बत कैरिंग टैक्सी, और इसी पासेस के कारण जो कारवांस जो हैं वो ट्रैवल करते हैं तिब्बत में, और अपने साथ क्या लेते हैं, टेक्सटाइल लेते हैं, स्पाइसेस रहते हैं, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। और आज का जो वर्तमान में जो लद्दाख है वो इट इज नाउ अ यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। आज प्रेजेंट में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। अब हमने ये बात करी है किसकी, लद्दाख की बात कर ली हमने कि लद्दाख में क्या है। अब हम आते हैं केरला पे। केरला को बोलते हैं द होम ऑफ स्पाइसेस, ठीक है, स्पाइसेस का घर बोलते हैं। ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है केरला की, देखिएगा ये कहां पे लोकेटेड है, साउथ वेस्ट कॉर्नर में लोकेटेड है इंडिया के। इट इज सराउंडेड बाय सी ऑन वन साइड एंड हिल ऑन अदर साइड। एक तरफ तो इसके आपको समुद्र मिलेंगे और एक तरफ आपको हिल्स मिलेंगे। इट्स फर्टाइल सॉइल एंड क्लाइमेट आर सुटेबल फॉर राइट कल्टीवेशन। यहाँ का जो सॉइल की फर्टिलिटी है और क्लाइमेट जो है वो राइस के कल्टीवेशन के लिए बहुत ही सुटेबल है। यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, स्पाइसेस पे आपकी इकोनॉमिक कंडीशन आपको टिकी हुई है। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डमम्स आर फ्रॉन ऑन द हिल्स। यहाँ पे पेपर्स यानी आपका काली मिर्च, क्लोव्स यानी लौंग और कार्डमम मतलब इलायची यहाँ पे उगती हैं। ट्रेडर्स गॉट अट्रैक्टेड ड्यू टू दिस स्पाइसेस। यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं वो इसके स्पाइसेस की वजह से ही अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ का लोग क्या है, फूड क्या है, यहाँ पे जो फूड है वहाँ पे राइस, फिश और वेजिटेबल्स है। आपने देखा लद्दाख में जो फूड है लोग मीट और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स खाते हैं, क्योंकि वहां पे जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं वो ज्यादा नहीं हो सकती है, वहां पे फिश भी अवेलेबल नहीं है, वहां पे राइस भी नहीं उग सकती है। इसी कारणवश ये आप देखेंगे डिफरेंसेस हैं लद्दाख और केरला के उसमें। अब रिलीजन की बात करते हैं कि वहां पे रिलीजन किस तरीके से है केरला में, हम देखेंगे। देखिए डिफरेंट रिलीजन लाइक जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म आर फाउंड हियर। यहाँ पे इतने प्रकार के जो रिलीजन है वो फाउंड होते हैं। सबसे पहले जूइश और अरब थे जो केरला में आए हैं। कौन कौन से, जूइश एंड अरब्स। आज से लगभग 2000 साल पहले सेंट थॉमस नाम के एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट यानी ईश्वर का दूत कहां पे केम हुआ, उन्होंने क्रिश्चियनिटी केरला में इंट्रोड्यूस करी, मतलब स्प्रेड करी। वहां पे वो आए और वहां पे क्रिश्चियनिटी स्टैब्लिश करी, स्प्रेड करी। किसने, सेंट थॉमस ने, एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट थे जो, ठीक है, ईश्वर के दूत जो थे उन्होंने, सेंट थॉमस उनका नाम था। ऐसे अब आ जाते हैं इब्न बतूता की बात पे। इब्न बतूता जो है एक मोरक्कन ट्रैवलर हैं। उसके बाद ही डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ मुस्लिम एंड सेड दैट दे वर हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी। और उन्होंने यहाँ पे केरला में जो मुस्लिम थे उनके बारे में लिखा है ये हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी थी। कल्चरल लिंक, देखिए कल्चरल कैसे लिंक है। अब हम देखेंगे कि वहां पे हमें लद्दाख में बहुत जो कल्चर है वो पे चाइनीज और आपका अरब का ज्यादा से ज्यादा आपको दिखेगा। पर आप केरला में देखेंगे तो कहीं ना कहीं यूरोप का भी आपको इन्फ्लुएंस दिखाई देगा और चाइनीज का भी दिखाई देगा। वो किस प्रकार दिखाई देगा वो हम ये देखते हैं। देखिए पोर्तुगीज सेलर वास्को ड गामा डिस्कवर द सी रूट फ्रॉम यूरोप टू एंड लैंडेड हियर। वास्को डिगामा जो पोर्तुगीज सेलर थे उन्होंने इंडिया के सी रूट की खोज करी, यूरोप से चले और जो वो लैंड करे वो भी केरला में ही लैंड कर रहे थे। जब वो केरला में लैंड करे तो वहां पे बहुत सारी पोर्तुगीज की जो थी वहां फैक्ट्रीज बनी, तो वहां पे पोर्तुगीज लोग रहने लगे। जब पोर्तुगीज लोग रहने लगे तो उनका कल्चर वहां पे आया, तो इस प्रकार से वहां पे पोर्तुगीज कल्चर भी आपको केरला में देखने को मिलेगा। द फिशिंग नेट यूज्ड हियर आर कॉल्ड चीना वाला। यहां पे जो फिशिंग नेट यूज करते हैं मतलब केरला में उसको क्या बोलते हैं, चीना वाला। एंड रिसेंबल द चाइनीज फिशिंग नेट, और ये लगभग चाइनीज फिशिंग जो नेट है उसी का ही है। अब याद रखिएगा चीना चट्टी। चीना चट्टी एक यूटेंसिल है यूज फॉर फ्राइंग। ये एक फ्राई करने के लिए यूज होता है, बर्तन है जो फ्राई के लिए यूज होता है, किसी भी चीज को फ्राई वगैरह करने के लिए यूज होता है। अब इसमें से जो वर्ड चीना है, चीना चट्टी में से चीना वर्ड कहां से आता है, चाइना से आता है। ठीक,
अब आ जाते हैं ऑल्सो रिमेंबर, कुछ बातें ये भी याद रखिएगा। द स्टोरी ऑफ समीर फर्स्ट एंड सेकंड इज बेस्ड ऑन द लाइट चेंज बाय पॉयल सेन गुप्ता। ठीक है, कौन? पॉयल सेन गुप्ता। हमारे इंडिया में 8 रिलीजन के लोग जो हैं आपको मिलेंगे, जैसे हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, जोरास्ट्रियनिज्म यहाँ पे मिलेंगे आपको। हमारे इंडिया में यूनिटी तो बहुत है, पर उसके बावजूद भी बहुत सारे यूनिटी में जो है वो चैलेंजेस हैं। वो कौन कौन से चैलेंज हैं? देखिए, कास्टिज्म जो है वो भी एक चैलेंज है, रीजनलिज्म वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लिंग्वेलिज्म वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है, कम्युनलिज्म बहुत बड़ा चैलेंज, टेररिज्म, करप्शन, नेपोटिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी एंड पॉवर्टी आर मेजर चैलेंज बिफोर द यूनिटी ऑफ इंडिया। यूनिटी ऑफ इंडिया के सामने ये सब चुनौतियां हैं। इन मणिपुर वुमेन वियर आर ड्रेस नोन एज फानेक। क्या फानेक? कहाँ की महिला, मणिपुर की जो महिला है वो एक ड्रेस पहनती है जिसको क्या बोलते हैं? फानेक। इन झारखंड मैनी आदिवासी से जोहर टू ग्रीट ईच अदर। जैसे हम नमस्कार वगैरह करते हैं, ऐसी झारखंड में जो आदिवासी हैं वो एक दूसरे को जब मिलते हैं तो वो बोलते हैं जोहर। वहां का एक वो नमस्ते प्रकार का है जोहर। आशा करता हूं आपको ये जो वीडियो है बहुत अच्छे से समझ आया होगा, चैप्टर जो है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हर बार की तरह जैसे हम आप थोड़े वीडियोस के लास्ट में ब्रेन बूस्टर्स जो डालते हैं वो हम इस वीडियो में भी है। तो जब हम ब्रेन बूस्टर की तरफ बढ़ते हैं, पहला ब्रेन बूस्टर जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्या बोलता है वो? हु हैज प्रोपाउंडेड द थॉट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। किसने अपनी बुक में बोला यूनिटी इन डाइवर्सिटी? सबसे पहले किसने बोला? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, या ऑप्शन डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, हु ब्रॉट क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। इंडिया में जो क्रिश्चियनिटी है वो कौन लेके आया था? मतलब ईसाई धर्म जो लेके आया था, कौन लेके आया था? सेंट कबीर, सेंट थॉमस, ऑप्शन सी सेंट हामिस और ऑप्शन डी सेंट जॉर्ज। इनमें से कौन लाया था? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ डाइवर्स सोसाइटी इज करेक्ट। डाइवर्स सोसाइटी के हिसाब से बिहाफ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट वुड हैव डिफरेंट इन कल्चर एंड पावर। डिफरेंसेस कल्चर और पावर में आपको डिफरेंस मिल जाएगा। या इट वुड सिमिलैरिटीज ऑफ लैंग्वेज में सिमिलैरिटीज, रिलीजन में और कल्चर में सिमिलैरिटीज मिल जाएंगी। इट वुड डिफरेंसेज, या तो फिर डिफरेंस या फिर सिमिलैरिटी मिलेगी कुछ लैंग्वेज में, कल्चर में और रिलीजन में। ऑप्शन डी, इट वुड हैव डिफरेंसेज एंड इन इक्वालिटीज इन लैंग्वेज। आपको डिफरेंस मिलेगा और इनइक्वालिटी मिलेंगी लैंग्वेज, रिलीजन और कल्चर में। क्वेश्चन नंबर 4, रीजन्स इन इंडिया आर कल्चरली डाइवर्स बिकॉज ऑफ। हमारे जो इंडिया में रीजन है, इंडिया के रीजन, वो कल्चरली कैसे डाइवर्स हैं? सोशल रीजन से यानी सामाजिक रीजन से, बी पॉलिटिकल रीजन से यानी राजनीति रीजन से, सी इकोनॉमिक रीजन यानी आर्थिक से, ही हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक रीजन से। क्वेश्चन नंबर 5, फानेक है। फानेक किसको कहते हैं? आर ड्रेस वॉर्न बाय द वुमेन इन मणिपुर। उसको कहेंगे जो वुमेन्स जो है, एक ड्रेस है जो महिला मणिपुर की हैं उसको पहनती हैं। या फिर कश्मीर की महिलाएं हैं फानेक पहनती हैं। या ऑप्शन डी, ड्रेस वॉर्न बाय वुमेन इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की वुमेन्स पहनती हैं। या फिर डी ऑप्शन है, एक स्वीट्स है मतलब मिठाई है जो गुजरात में फेमस है। अब फानेक क्या है आप ये याद रखिए, इससे पहले बताया है। क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? लद्दाख वॉज कंसीडर्ड अ गुड ट्रेड रूट बिकॉज ऑफ इट्स मैनी पासेज। लद्दाख को गुड ट्रेड रूट बोलते क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पासेज हैं। पासेज मतलब दर्रे। लद्दाख वॉज कंसीडर्ड अ गुड ट्रेड रूट बिकॉज ऑफ इट्स माउंटेन टेरेन। लद्दाख को एक कंसीडर नहीं करते हैं गुड रूट क्योंकि वहां पे माउंटेन टेरेन बहुत है। डिजोज आर या काउ विच गिव मिल्क। डी ऑप्शन, पश्मीना शॉल आर चीफली वुमेन इन कश्मीर। या पश्मीना शॉल जो है ज्यादातर कहां पे? कश्मीर में ही बनती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 आता है, केसार सागा क्या है? एन एपिक पोयम ऑफ लद्दाख। लद्दाख की एपिक पोयम है। ऑप्शन बी, द नेशनल एपिक ऑफ तिब्बत। नेशनल एपिक है तिब्बत का। ऑप्शन सी, अ टाइप ऑफ स्पाइसेस फाउंड इन कश्मीर। एक टाइप का स्पाइसेस जो कहाँ कश्मीर में मिलता है। या ऑप्शन डी, टाइप्स ऑफ स्पाइस फाउंड इन केरला। या फिर मसाला जो केरला में मिलता है, एक टाइप का मसाला है।
क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग हैज डिस्क्राइब द मुस्लिम पॉपुलेशन केरला। इनमें से किसने मुस्लिम पॉपुलेशन केरला के बारे में डिस्क्राइब किया है कि मुस्लिम पॉपुलेशन जो है केरला में उसके बारे में किसने डिस्क्राइब किया है। ऑप्शन ए अल बिरूनी, बी ऑप्शन सुलेमान, सी ऑप्शन मार्को पोलो या डी ऑप्शन इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। चीना चट्टी क्या है? एक बर्तन जिसको फ्राई के लिए यूज करते हैं या फिर बर्तन जिसको कुकिंग के लिए यूज करते हैं। सी ऑप्शन एक फिशिंग नेट है यानी मछली पकड़ने का जाल। ऑप्शन डी आ टूल यूज फॉर कटिंग वेजिटेबल, या तो फिर वो एक टूल है जो वेजिटेबल काटने के, सब्जियां काटने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। इनमें से कौन से फैक्टर्स जो हैं डाइवर्सिटी ऑफ रीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑप्शन ए हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक, बी ज्योग्राफिकल यानी भूगोलिक, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी यानी दोनों ही ऑप्शन, या डी इनमें से कोई भी नहीं। इसके आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 10 के 10। कोशिश करिएगा आप पहले चैप्टर को पूरे अच्छे से समझिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे आइएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा। आंसर दीजिएगा, उसके बाद आप अपने आंसर इस पे मैच करेगा और देखिएगा कि आप कितना सही है कितना नहीं है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।